जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। मुझे पता है आप लोग कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं होंगे, क्योंकि पिछले 5 सालों से आप लोग इस उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती का इंतजार कर रहे थे। 5 साल बाद ये भर्ती आई भी, तो सबसे बड़ी चुनौती आप लोगों के सामने ये हो गई कि मात्र 60,000 पदों पर भर्ती थी, लेकिन 50 लाख लोगों ने आवेदन किया। बच्चों की हिम्मतें टूट गई कि इतनी बड़ी भीड़ में किससे किससे लड़ा जाएगा, किस किस को पीछे करेंगे, किस किस को पछाड़ेंगे, किससे किससे संघर्ष करेंगे, कितना संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों ने खुद में हौसला अफजाई की, इतना हिम्मत खुद की बढ़ा ली कि वो लड़ने के लिए तैयार हो गए। फिर समस्या ये आई कि मात्र 1 महीने में ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, क्योंकि आयोग ने समय नहीं दिया। बच्चों ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, वो फिर भी लड़ने के लिए तैयार रहे। उन्होंने हिम्मत दिखाई कि 1 महीने में भी वो अच्छी तैयारी कर सकते हैं और 50 लाख लोगों से लड़ भी सकते हैं और अपना अच्छा अंक ला भी सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी क्या हुआ? बच्चों ने सालों तक की मेहनत की। उन सालों को छोड़िए, जो लास्ट में 1 महीने मेहनत की है, उसकी मिसाल मैं आप लोगों को क्या दूं। उस लास्ट के 1 महीने में मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है कि रात रात भर वो सोए नहीं हैं। मात्र 1.5 घंटे और 2 घंटे की नींद लेकर के उन्होंने अपनी तैयारियां की हैं और तब जाकर के उन्होंने एग्जाम दिया। और उसके परिणाम क्या हुए? पेपर लीक हो गया। मैंने उन बच्चों के चेहरे भी देखे हैं जो एग्जाम सेंटर से बाहर निकल रहे थे, तो उनकी चमक चेहरे की देखते बनती थी। हर निकलता हुआ बच्चा यही कह रहा था कि सर मेरे 125 सही हुए हैं, कोई कह रहा था मैंने 130 किए हैं, कोई कह रहा था मैंने 140 अटेम्प्ट कर लिए हैं। मतलब उन बच्चों के चेहरे की चमक को आप नहीं समझ सकते हैं। वो बच्चे घर नहीं पहुंच पाए, उससे पहले उनके पास खबर पहुंच गई कि बेटा आपका पेपर लीक हो गया है। फूट फूट कर रोए हैं वो बच्चे। मेरे सामने मैंने बच्चों को रोते हुए देखा है, बिलखते हुए देखा है। और ये पीड़ा वो गद्दीधारी लोग बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, जिन्होंने रात रात भर जाग करके संघर्ष ना किया हो। 2 घंटे की नींद में लगातार 1 महीने कैसे तैयारी की जाती है, ये आप लोग नहीं समझ पाएंगे। जिन्होंने इस पीड़ा को कभी सहा नहीं है, वो नहीं समझ सकता है। और मैं ये पीड़ा आपके सामने इसलिए दिखा सकता हूं क्योंकि मैंने भी तुम सब लोगों के साथ में संघर्ष किया है। मैं भी जगा हूं पूरी पूरी रात। मैंने भी मात्र 1.5 घंटे सोया हूं और उस 1.5 घंटे की तैयारी में पूरा सिलेबस कवर किया हूं। उसके बाद में परिणाम क्या होते हैं कि पेपर लीक हो जाता है। अब बच्चे क्या क्या करें? पहले भर्ती लाने के लिए संघर्ष करें, 5 साल तक आंदोलन करें, फिर भर्ती आए, उसके लिए संघर्ष करें कि कब फॉर्म भरे जाएंगे, कब टेंडर आउट होगा, फॉर्म भर जाए, उसके बाद में फिर आंदोलन करें कि एज बढ़ा दी जाए। 5 साल वैकेंसी नहीं आई है, हम लोग बैठे बैठे इंतजार ही करते रह गए, ओवर एज हो गए। फिर उसके लिए आंदोलन करें और फिर लास्ट में क्या होगा? पेपर हो भी बहुत मुश्किल में, तो लास्ट में पेपर लीक हो गया। क्या समझोगे आप उनकी पीड़ा को? कभी आपने सोचा है उन बच्चों के पीछे कितने घर वाले उनके साथ में लगे हुए हैं? आपने उन मां बाप की पीड़ाओं को समझा है कभी, जो इस उम्मीद में घर पे बैठे थे कि बेटा मेरा पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ तैयारी करके गया है, इस बार तो पक्का सिलेक्शन लेके आएगा। उनकी पीड़ा को आप लोग कैसे समझेंगे? जिनको रोते हुए बच्चों की वो लाल आंखें नहीं दिखाई देती, वो पीछे छुपे कोनों में कहीं मां बाप की पीड़ा को क्या समझेंगे? आसपास के समाज के लोग यही समझते हैं कि ये लड़का ही नालायक है, निकम्मा है, इसी से कुछ नहीं हो रहा। लेकिन उनको कौन समझाए कि उसने अपनी पूरी मेहनत की है। वो अगर 100% दे सकता था तो उसने उससे भी ज्यादा करने का प्रयास किया है, उसने पूरी मेहनत की है। लेकिन यहां संघर्ष तो उनमें ही चल रहा है जिन लोगों ने घूस दी हुई है। जो लोग पेपर आउट करा रहे हैं उन्हीं में संघर्ष चल रहा है कि भर्ती 60,000 है और लीक हुआ पेपर 3 लाख लोगों के बीच में। तो वही आपस में संघर्ष करेंगे कि 150 में से 150 क्वेश्चन सही करके आए हैं, भर्ती किसको दी जाएगी, किसका सिलेक्शन होगा उसमें? क्या बोर्ड इस बात की जिम्मेदारी लेगा कि अगर 150 के 150 क्वेश्चन जितने लोगों के सही हैं, क्या सबको वैकेंसी में आप अधिकार देंगे कि सबको सिलेक्शन दे देंगे आप? वो बच्चा कैसे, कहां पे बीट करेगा इन लोगों को जो 300 में 300 नंबर ला करके उसके सामने खड़े हो जाएंगे? वो बच्चा जो संघर्ष कर रहा था कि हमारे 120 क्वेश्चन सही हो जाएं, हम कहीं ना कहीं 240 नंबर ले आए, उतना ही मेरा बहुत है। वहां तो 150 के 150 किए पड़े हैं, क्योंकि उनके पास पेपर पहले से था।
मेहनत के आगे जुगाड़ जीत गया है आज। और ये ऐसा नहीं था कि अप्रत्याशित था, सब प्रत्याशित था, पहले से ही सबको पता था कि पेपर लीक होगा, सबको पता था, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है, उत्तम प्रदेश है, यहां ऐसे ही होता है, हर बार ऐसे होता है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग ये वाला हैशटैग चलाइए ट्विटर पर, यूपी पुलिस यूपीपी पेपर लीक, ये वाला ट्रेंड चलाइए। और ये भी ध्यान रखना, सिर्फ ट्रेंड चलाने से, ट्विटर पर ट्रेंड चलाने से कुछ होने वाला नहीं है। आप अगर सोचें कि सिर्फ ट्विटर पर ट्रेंड चलाने से कुछ हो जाएगा, तो कुछ नहीं होने वाला है। हां, बस इतना होगा कि लोगों तक आपकी बात जरूर पहुंच जाएगी, लेकिन उससे अलग हटके धरातल पे भी आपको कुछ करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आंदोलन करने लग जाइए, आप हिंसा भड़काइए, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप विनम्र पूर्वक अपने विधायक, अपने सांसद जी के पास कुछ ऐसा ज्ञापन देने के लिए उनको मजबूर कीजिए। और मजबूर करने में आपको यह नहीं करना है कि उनके सामने जाकर के उनको धमकाइए, डराइए या कुछ आगजनी या हिंसा कीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं बस ये कह रहा हूं कि हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करिए कि हे जनप्रतिनिधि, मैंने आपको इसीलिए चुना था, हमारे क्षेत्र की जनता ने आपको इसीलिए चुना था कि आप हमारे क्षेत्र की सभी समस्याओं को ले जाकर के विधान परिषद में उठाएंगे, आप हमारे क्षेत्र की समस्याओं को हमारे मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। आपको यह भी हाथ जोड़ करके निवेदन के स्वरूप में कहना होगा। ध्यान रखना, अगर आपने कुछ भी अभद्रता की तो उनके एक कॉल पे आप उठा लिए जाएंगे और जेल में डाल दिए जाएंगे, आपके खिलाफ एफआईआर लिख जाएगी, आप जीवन भर किसी दूसरे एग्जाम को देने लायक नहीं बचेंगे। इसलिए इस बात को आप ध्यान रखिए कि कुछ अभद्रता नहीं करनी है। विनम्र पूर्वक हाथ जोड़ करके निवेदन करिए कि महोदय, मैंने आपको चुना था, हमारे क्षेत्र ने आपको चुना था इसीलिए कि आप विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, हमारी बातों को विधानसभा में रखेंगे। आप जाइए मुख्यमंत्री जी के पास, चाहे ऐसे पहुंचाइए या विधानसभा में आप बोलिए, इस मुद्दे को भी उठाइए कि पेपर लीक हुआ है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और अगर पेपर लीक हुआ है तो इसको पुनः कराइए, और अगली बार की गारंटी भी लीजिए कि अगली बार पेपर लीक नहीं होगा। और साथ ही साथ यह भी बताइए कि पेपर चुनाव के बाद नहीं होने चाहिए, चुनाव से पहले होने चाहिए, क्योंकि चुनाव के बाद होगा तो फिर वो बाद में टल ही जाएगा, बाद में कुछ नहीं होता, जो होना है अभी होगा। चुनाव के पहले अगर पेपर हो जाता है तो ही आप मानना, उसके अलावा कुछ पेपर होने के कोई आसार है भी नहीं। तो पहले तो आप उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करिए कि वो आपकी बात को पहुंचाएं। और दूसरी बात मैं और कहना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है, आप अपने क्षेत्र के किसी दूसरे छोटे नेता को या विपक्ष के किसी नेता को अपने आंदोलन में शामिल मत करिएगा। ध्यान रखिएगा, आप सिर्फ बलि का बकरा बन जाएंगे, मजाक के पात्र मात्र रह जाएंगे अगर आपने किसी दूसरे विपक्ष के नेता या किसी छोटे नेता को उसमें शामिल कर लिया। माना जाता है लोकतंत्र में आवाज उठाने का सबसे अच्छा माध्यम विपक्ष होता है, लेकिन अगर आज विपक्ष से सवाल उठाने को कह दिया जाए तो वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लग जाता है, वो अपने उद्देश्य सिद्ध करने लग जाता है। अभी राहुल गांधी जी से किसी एक बच्चे ने ऐसा सवाल कर दिया, तो उनका वीडियो भी मैं दिखाऊंगा लास्ट में। मामला यूपी पुलिस पेपर लीक का था, क्या जरूरत थी उस बच्चे की जाति पूछने का? और जो बच्चा वहां मंच पे गया, मुझे पता था, देखने से ही मालूम होता है कि उस बच्चे ने बहुत अच्छी तरीके से स्क्रिप्ट रटी हुई है, उसको पहले से ही तैयार किया गया था। क्योंकि कोई अभ्यर्थी तो ऐसा नहीं बोलेगा, क्योंकि जो अभ्यर्थी होगा उसे इतना कम से कम पता होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए 150 रुपए फॉर्म में नहीं थे, 400 रुपए लिए गए थे। उसको इतना बहुत अच्छे से पता होगा कि 150 की जगह 400 रुपए लिए गए हैं। और उस महाशय ने क्या बोला? जातिगत मुद्दा बना दिया इसको, पेपर लीक के मुद्दे को जातिगत मुद्दा बना दिया। उन महाशय के हिसाब से उत्तर प्रदेश में ओबीसी जनसंख्या लगभग 70% है और एससी जनसंख्या 60% है। मतलब कुल मिलाकर 130% तो यही हो गए, जिसमें भी बाकी छूटे पड़े हैं 100% से ऊपर निकल गए। मैं उससे यही पूछना चाहूंगा, भाई साहब कहां से मैथ पढ़े हो? जहां से भी पढ़े हो शायद इसी वजह से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और राहुल गांधी जी के अनुसार भी, राहुल गांधी जी के अनुसार इस देश में एससी एसटी ओबीसी मिलाकर के 73% हैं और उनके हिसाब से इस देश पर उन्हीं 73% लोगों का अधिकार है। क्या बाकी बचे हुए 27% लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या उनका इस देश के संसाधनों पर अधिकार नहीं है? आप कैसे उनको अलग कर देते हैं?
मुझे पता है आप कैसे अलग करते हैं, क्योंकि आपको पता है उन 27% लोगों के वोट से आप नहीं जीतने वाले। जिसके तरफ से 73% लोग रहेंगे वही जीतेगा। लेकिन क्या बाकी बचे हुए 27% लोगों का इस देश के संसाधनों पर अधिकार नहीं है? आप पूरे देश की जनता का, पूरे देश के नागरिकों का आवाज क्यों नहीं बनते? आप सबकी बात क्यों नहीं करते? और मैं बच्चों से भी कहना चाहूंगा कि ऐसे नेताओं से बचें जो आपको जातिगत या किसी भी आधार पर भड़का रहे हैं। क्या ऐसे नेता लोग कभी यह सोचते हैं कि ये जो जातिगत आधार पर ये जो हिंसा भड़का रहे हैं या लोगों को बहका रहे हैं, इसके दुष्परिणाम क्या निकलेंगे? जाके क्या परिणाम होगा इस जातिगत आधार पर जो आप लोग हिस्सेदारी की बात करते हैं? आप ये कहते हैं ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस नारे का परिणाम क्या होगा पता है आपको? जो 27% लोग आज के समय पे कम है ना, वो लोग भी अपनी जनसंख्या बढ़ाने पर लग जाएंगे। और उसके दुष्परिणाम क्या होंगे? इतनी बढ़ती हुई जनसंख्या का दुष्परिणाम आज भी देश भुगत रहा है। उसी का यह कारण है कि 50,000 60,000 वैकेंसी होती है तो 50 लाख 60 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। बेरोजगारी का दर यह है। और आप लोग जो ये बहका रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो जिनकी संख्या कम है क्या वो लोग अपनी जनसंख्या नहीं बढ़ाएंगे? अभी तो वो लोग कहते हैं कि हम 2 हमारे 1, आने वाले समय में वो 4 करेंगे। तब क्या होगा इस देश का? तो कुछ बड़े हिसाब से सोचिए। मुझे पता है आप लोग मुझसे ज्यादा होशियार हैं, मुझसे ज्यादा समझदार हैं। आप अभी अपनी एक बार की 5 साल की सत्ता पाने के लिए लोगों को ऐसे बहका सकते हैं, लेकिन उसके दुष्परिणाम ये देश 500 सालों तक भुगतेगा। इसलिए राजनीति करिए, बहुत अच्छे से करिए, गांधी बनिए। राहुल गांधी, गांधी में अपना नाम के पीछे गांधी लगा देने से आप गांधी नहीं हो जाते हैं। गांधी के जैसे विचारधारा भी रखिए। ये अलगाववाद और भेदभाव की राजनीति करके आप कहीं पहुंच नहीं जाएंगे। और शायद यही कारण है कि जनता आपको गद्दी से दूर रख रही है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि जो गद्दी पे बैठे हैं वो दूध के धुले हैं, वो भी उनमें से ही एक हैं और आप भी उनसे अलग नहीं हैं। क्योंकि आज जो आप कह रहे हैं कि इनके शासनकाल में कोई भर्ती निष्पक्ष तरीके से हुई नहीं है, बिना धांधलेबाजी के हुई नहीं है, तो आपके समय के रिकॉर्ड कितने अच्छे रहे हैं? आपकी भी तो सरकारें थी बहुत पहले, तब आपके समय पे कितनी निष्पक्ष तरीके से भर्तियां हुई हैं। कोई लोग दूध के धुले नहीं हो, रिकॉर्ड सबका है। इसलिए मैं बस यही कहता हूं कि इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं। आप लोग ध्यान रखें कि आप बलि का बकरा ना बने, नहीं तो विपक्ष या दूसरा कोई नेता आपको बलि का बकरा बनाएगा। फिर वो दोनों क्या करेंगे, एक पक्ष वाला एक विपक्ष वाला, दोनों बैठ करके न्यूज चैनल पर डिबेट खेल लेंगे। तुम पिस जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारी वैकेंसी भी चली जाएगी, उनके इलेक्शन हो जाएंगे, तुम्हारी वैकेंसी फिर 5 साल बाद होगी कहीं और फिर उसमें नकल हो जाएगी, लेकिन इनके इलेक्शन होंगे, ये अपना राजनीतिक मुद्दा सिद्ध कर लेंगे। इसलिए मेरी बात मानो, किसी दूसरे नेता को इसमें शामिल ना करो। तुम सब खुद पढ़े लिखे हो, अपनी बात को रखना तुम्हें खुद आता है। तुम स्वयं जाओ और अपनी बात अपने जनप्रतिनिधि तक खुद पहुंचाओ। उसको आपने चुना ही इसलिए है कि वो आपकी बात को विधानसभा में पहुंचा सके, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा सके। आपने उसको इसीलिए चुना है और आपका अधिकार है। यहां पे पेपर लीक वाला कोई लड़का है? आ जाओ। नाम क्या है तुम्हारा? अंकित। पूरा नाम क्या है? आ जाओ ऊपर। आप कितने समय से, कौन से पेपर की तैयारी की आपने? सर मैं यूपीपी की तैयारी कर रहा हूँ, 3 साल से इलाहाबाद में हूँ। अच्छा। 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ सर। और आपका पेपर लीक हुआ? जी सर, कल मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था सर। पूरे कॉलेज के हर बच्चों के मोबाइल में पेपर पहले से अलाउ है सर। सारे बच्चे बैठ के पेपर रट रहे हैं, सब के सब। और इसी तरह मेरे बड़े भाई 7 साल से इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे हैं। आरओ का पेपर देने गए सर, कमीशन बोल रहा है नहीं है, लेकिन सबके मोबाइल में वो पेपर था सर, सबके मोबाइल में पेपर था। तो नुकसान तो आपका हो रहा है। जी सर। और नुकसान इन सब युवाओं का हो रहा है। सर मेरे सभी भाइयों का हो रहा है नुकसान। फायदा किसका हो रहा है? फायदा सर सरकार का हो रहा है सर। 50-60 हजार भर्ती निकाली है, 150 रुपए के हिसाब से लाखों करोड़ों रुपए वसूल के रख ली। और परीक्षा सर होम डिस्ट्रिक्ट में करके नकल का पूरा भरमार लगा दिया सर।
सब ने अपने अपने जिले में अपने अपने कॉलेज में सेटिंग किया है और सब उसी सेटिंग में अपने जो है सर नकल करा रहे हैं और नकल कर रहे हैं। और आपने पढ़ाई में कितना समय दिया और कितना पैसा लगाया? सर मेरा अब तक पढ़ाई में मेरे माता पिता से लाखों रुपए खर्चे हो गए सर। मैं इलाहाबाद में आकर 20,000 रुपए की 2 बार कोचिंग कर चुका हूँ सर। कई बार सर मेरिट 130 क्वेश्चन में 110 करके आने पर भी नकल के भरोसे मेरिट इतनी हाई चली जाती है सर, हम लोग का जॉब नहीं हो पाता है सर। अब बताइए 130 में 110 क्वेश्चन करके आए फिर भी हम लोग का नहीं हो पा रहा है। आप कौन से वर्ग के हो? हम सर ओबीसी जात से आते हैं। आप ओबीसी के हो? जी सर। देश में अब अच्छी तरह सुनो, देश में ओबीसी वर्ग कितना है? देश में सर ओबीसी वर्ग लगभग सर 70-60% है। दलित वर्ग कितना है? दलित वर्ग भी सर 60% है लगभग। 60%? जी सर। नहीं, ओबीसी वर्ग 50% है। जी जी सर। दलित वर्ग 15% है। आदिवासी वर्ग 8% है। कितना हुआ सर? पूरा हो गया 73% सर। 73% दलित आदिवासी पिछड़े। ठीक है, अब मजे की बात सुनो। पाल जी सच्चाई ये है कि आप पिछड़े वर्ग के हो। जी सर। और और इस देश में आप जैसे युवाओं का कोई भविष्य नहीं है। जी सर। जी सर। ये सच्चाई है। मैं आंकड़े हैं, आपको 2-3 आंकड़े देना चाहता हूं। आपकी आबादी 73% है। ये देश आपका है, 73% का है। और ये जो पेपर चोरी किया ना आपका, ये आपको रोकने का तरीका है, ये आपको ठगने का तरीका है। ये आपके साथ जो हो रहा है, आरओ एग्जाम के साथ जो हो रहा है, आपके जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये अन्याय है, आपके खिलाफ अन्याय। फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप किसी प्रकार की कोई भी हिंसा नहीं करेंगे। आप शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित हुइए और जो भी आपके क्षेत्र का जनप्रतिनिधि है उसके पास जाइए और हाथ जोड़ करके निवेदन करिए कि महोदय कृपा करके मेरी इस बात को आप विधानसभा में या मुख्यमंत्री जी के पास उठाइए। ये है कोई एक विधायक जी, चंद्रपाल सिंह नाम है इनका, इन्होंने इस बात को उठाया है। मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने इस बात को उठाया है। इन्होंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि इस मामले की जांच वगैरह होनी चाहिए, जो भी है ये निर्णय सामने आना चाहिए कि क्या मामला क्या है। 60 लाख लोगों के भविष्य का जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। जो सत्तारूढ़ हैं, जो पदासीन हैं, उन सबकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और ना सिर्फ वही 60 लाख लोग, बल्कि उनके पीछे भी बहुत सारे हैं। वो माँ बाप भी तो इंतजार कर रहे थे कि मेरा बेटा जा रहा है, कभी इसके बदन पे भी वर्दी सजेगी। वो माँ सोचती थी कि मैं अभी अपने लाल पाल को इतना अच्छे से पालन कर रही हूं, कभी ये भी सिलेक्शन लेकर के आएगा। उस बूढ़े बाप को सोचो जो इस उम्मीद में घर से तुमको भेजा था कि ये जाएगा और बेटा वहां से वर्दी लेकर के आएगा और फिर कंधे के साथ कंधा मिला करके खड़ा होगा और कहेगा बापू अब आप चिंता मत करो, अब से सारी जिम्मेदारी मेरी। उस माँ बाप की भी सोचिए। इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप अपना हैशटैग चलाइए, पर हैशटैग से ज्यादा कुछ होगा नहीं। आप अपनी बात को जरूर रख पाएंगे ट्विटर पे, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आपके जनप्रतिनिधि आपके साथ नहीं होंगे तब तक आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। मुझे पता है पेपर कैंसिल हुआ, दोबारा हुआ तो भी आपका नुकसान है, और नहीं हुआ तब तो आपका पूरा का पूरा नुकसान है, क्योंकि उसमें वही लोग लड़ रहे हैं जिन लोगों ने नकल किया है। उनकी आपस में ही लड़ाई है, आप तो कहीं स्टैंड भी नहीं करते। रोना आ जाता है उन बच्चों के चेहरे याद करके। आज सुबह से कितने सारे बच्चों को तो मैं रोते हुए देख चुका हूं। कोई फोन पे रो रहा है, कोई सामने जब आ जाता है तो कैसे भूलो उन बच्चों के चेहरों को। मैं आप लोगों की इस पीड़ा को इसलिए अंदर से समझ सकता हूं क्योंकि मैंने भी आप लोगों के साथ में संघर्ष किया है। मैं भी रात में जगा हूं 2-2, 3-3 बजे तक, 1-1, 1.5 घंटे की नींद ली है मैंने लास्ट 1 महीने में।
तो मैं आपकी पीड़ा को समझ सकता हूं। जिसने ये संघर्ष नहीं झेला है वो ये पीड़ा समझ भी नहीं सकता है। आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए जो भी कीजिए, पर मैं यही कहूंगा आप लोग कुछ भी ऐसे कदम मत उठाना जिससे आप लोग आने वाली भर्तियों से वंचित हो जाएं। तो मैं अपनी बात को बस यहीं तक रखूंगा। आप लोग जो भी है अभी मुझे सुझाव दे सकते हैं कि मुझे और किस विषय पे वीडियो बनाने चाहिए या मुझे कौन से कदम उठाने चाहिए। आप लोग मुझे सुझाव दे सकते हैं। तब तक के लिए यही कहूंगा, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत।